अदाब नाज़रीन, आप मुद्दा देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में बात जम्मू कश्मीर के असम्बली सेशन के हवाले से करते हैं, क्योंकि 2 मार्च से जम्मू के अंदर बजट सेशन शुरू होने वाला है और असम्बली सेशन शुरू होने से पहले PDP की तरफ से असम्बली के अंदर 3 बिलें जमा की गई है, जिसमें शराब पर मुकम्मल पाबंदी के हवाले से एक बिल जमा की गई है, आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से भी एक बिल जो है PDP मेंबरान असम्बली ने जमा किए हैं, और सरकारी ज़मीनों पर जो जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीन है उन ज़मीनों पर उन लोगों को वो ज़मीन देने के हवाले से भी PDP मेंबरान ने असम्बली के अंदर ये बिल जमा की है। और तीनों बिलों को जमा करने के बाद अब PDP सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो अपोजिशन जमाते हैं और सरकार है, उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को खत लिखा है। अपोजिशन में असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा, कांग्रेस के रुकने असम्बली गुलाम अहमद मीर, PC के चेयरमैन सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अवामी इत्तेहाद के शेख रशीद को ख़त लिखा कि वो इन बिलों की हिमायत करे। और सियासत, महबूबा मुफ्ती ने ख़त में लिखा कि ये पार्टी सियासत से ऊपर उठकर हमें सबको इन बिलों की हिमायत करनी चाहिए। ये PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी खत लिखा और इसके साथ साथ बाकी जो जमातों के मेंबर असम्बली हैं उनको भी ख़त लिखा है। BJP के जो असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी खत लिखा कि इन तीनों बिलों की हिमायत करे, ताकि ये तीनों बिलें जो हैं ये लोगों के मफाद में हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में है। शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, ये लोगों के मफाद में है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अब तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। एक तरफ पहले ही यहाँ पे ड्रग्स ने जाल बिछाया है, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां जो है इजाफा हो रहा है, उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है जो ड्रग्स की तरफ जा रही है। अगर शराब पर मुकम्मल पाबंदी होगी तो हमारी नौजवान नस्ल बच सकती है। और इसके साथ साथ आर्जी मुलाजमीन का जो मामला है, पिछले कई सालों से आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिल के हवाले से मामला जो लटका हुआ है। कई बार कमेटियां तश्कील दी गई है मुख्तलिफ सरकारों की तरफ से, पर आर्जी मुलाजिम जो है वो मुस्तकिल नहीं हुआ है। कई रिटायर भी हुए हैं, कई इन्हीं नौकरियों के दौरान कई की जानें भी चली गई हैं, पर आर्जी मुलाजमीन अभी आर्जी ही रहे, इस पर भी अब सोचने की ज़रूरत है। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा भी ये भी लोगों के मुफाद में ये मामला है, क्योंकि इन मुलाजमीन ने काफ़ी वक्त अब सरकारों को दिया है, तो ये बिल जो है इस पर भी उन्होंने हिमायत चाही। और उसके बाद सरकारी ज़मीनों पर जिनके लोगों के पास सरकारी ज़मीनें हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, या वो लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, उनको सरकारी ज़मीनें दी जाए, इस पर भी एक बिल जमा की गई है। अब सरकार को खत लिखा गया है, अपोजिशन को खत लिखा गया है, बाकी जमातों को खत लिखा गया है PDP की तरफ से, क्योंकि PDP के मेंबरान असम्बली ने ये बिलें जो है, तीनों बिलें जो है असम्बली के अंदर जमा की है। आज इस पर हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ डिबेट में जुड़ी है एडवोकेट नीलोफर मसूद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है, और मोहम्मद इकबाल त्रम्बू, जो कि PDP के तर्जुमान है। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नीलोफर जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। PDP ने असम्बली के अंदर 3 बिलें जमा की है, प्राइवेट बिल्स जिनको कहा जाता है। शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल अब होना चाहिए, और जो सरकारी ज़मीन जो है, जिन लोगों के पास अपनी ज़मीनें नहीं है उनको वो ज़मीन देनी चाहिए। तो ये 3 बिलें जमा की है PDP के अंदर। असम्बली सेशन शुरू होने जा रहा है, पर कल से PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को खत लिखा, उन्होंने अपोजिशन लीडर को खत लिखा, उन्होंने हर एक जमात के लीडर को खत लिखा है कि इन बिलों की वो हिमायत करे। आप सरकार का पक्ष रख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती के इस इक़दाम के हवाले से, खत लिखने के हवाले से और इन बिलों को जमा करने के हवाले से? फारूकी साहब, शुक्रिया मुझे के लिए आज की। देखिए, जहां तक ये खिताबत की बात है, मुझे लगता है कि अगर 2017-2018 पर हम नजर डालें तो एक एक्साइज पॉलिसी आई थी जब PDP हुकूमत में थी BJP के साथ। तो एक्साइज एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी लाई, उसके अंडर ऐसे एरियाज जहां पर लिकर की कोई दुकान नहीं है, किस तरीके से उनको सर्व किया जाए और किस तरीके से वहां दुकानों की तादाद लिकर की बढ़ाई जाए,
वो सारे प्रोविजंस जो थे उस पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में मेंशन की गई, और वो जो पॉलिसी थी, एसओ जो था, वो पीडीपी सरकार ने ही लाया। तो अगर इतने सीरियस थे वो इस चीज को लेकर कि उनको लिकर पर एक कंप्लीट बैन लगानी है, तो जब वो हुकूमत में थे तो उनको चाहिए था वो कदम उठाना, उस पॉलिसी को कलंदम करार देना, और न ही उसको लोगों के सामने लाना कि अंडर सर्व्ड एरियाज जिनको सर्व लिकर नहीं किया जाता, या ऐसे एरियाज जहां पर लिकर की कोई दुकान नहीं है, वहां पर भी प्रोविजन बनाया गया किस तरीके से लोगों को लाइसेंस दी जाए। तो ये सीरियसनेस इस सरकार की दिखाती है कि किस तरीके से वो धोखा उस वक्त लोगों को दे रहे थे और आज भी लोगों को धोखा दे रहे हैं एक सिग्नेचर कैंपेन के जरिए। हालांकि कोर्ट में एक पॉलिसी को चैलेंज भी किया गया 2017 की, जिसमें कोर्ट में एक वर्डिक्ट भी आया ऑनरेबल हाई कोर्ट से। उन्होंने ऑलमोस्ट ये कहा कि प्रोहिबिशन लगना चाहिए लिकर पर। उस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने एक और पॉलिसी लाई। तो आप देख लीजिए सीरियसनेस क्या है इन लोगों की, कि जो हर टाइम के साथ अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तो एक पॉलिसी इख्तियार करते हैं, और जब वो अपोजिशन में बैठते हैं तब वो दूसरी चीजें बोलते हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में हमने बिल्कुल मेंशन किया है कि जो लोग, ये तो एक लिकर की बात मैंने की, दूसरी बिल के बारे में जहां पर सरकारी जमीनों की आपने बात की, अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, वो मैनिफेस्टो 5 साल बनाया गया है, 5 साल मंसूबा है जो लोगों के सामने रखा गया है, और उस पर वादा बंद है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी ये वादा किया है लोगों के साथ कि जो स्टेट लैंड पर लोग हैं, चाहे उनके पास जमीनें नहीं है, कुछ नहीं है, दे विल अंडरटेक एक कमेटी बनाकर एक मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करके वो देख लेंगे किस तरीके से ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के हक में फैसला किया जाए ताकि उनको मालिकाना हुकूक मिले। तो ये ऑलरेडी है। नंबर सेकंड, फिर वहां आपकी रही, एक तो जमीनों की बात आ गई, लिकर की बात आ गई, तीसरी कौन सी आपने कही थी? आर्जी मुलाजमीन को लेकर। आर्जी मुलाजिम, बिल्कुल आर्जी मुलाजमीन पर ऑलरेडी हमारा जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल क्लियर है। आपने देखा होगा उसमें हमने लिखा है, चाहे कैजुअल लेबरर्स है, चाहे डेली वेजर्स है, उनके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी बनकर उनके लिए फैसला किया जाएगा किस तरीके से उनको अगर किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए हैं, किस तरीके से उनको उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज करे। तो मुझे लगता है ये ड्रामाबाजी जो है, इनको ये आदत है पहले भी करने की, अब आज अपोजिशन में है, अब ये कर रहे हैं। जब 10 साल या 5 साल 6 साल हुकूमत में रहे, बीजेपी के सेंटर में भी इनका बहुत अच्छा अप्रोच था, स्टेट में स्टेट ये चला रहे थे, उस वक्त उनको इन चीजों पर नजर नहीं पड़ी। अभी जुमा 8 दिन सरकार को नहीं हो गए तो ये खतो खिताबत करने लगे। बहुत अच्छा होता अगर ये खतो खिताबत उस वक्त सेंटर के साथ होती, जो इन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस जो इनके मुताबिक ये कह रहे हमने बनाया था, उसमें ये चीजें होनी चाहिए थी, उसमें तो वो नजर नहीं आई। तो कहने के लिए कि भाई हम इतना कर रहे हैं कि लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, और ना लोग भूले हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे पहले भी इन्होंने क्या किया और आज ये क्या करें। पूरी ड्रामाबाजी है। आप वेट कीजिए, अभी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, अपने डिस्कशंस चलेंगे, मुतबर तरीके से लोग सामने आ जाएंगे, अपनी बातें करेंगे, और जो बिजनेस असेंबली में चलना चाहिए इन्होंने तो उसको पहले ही सड़क पर रख दिया। तो मुझे समझ नहीं आती है कितना सीरियस है रूल्स को लेकर, प्रोसीजर्स को लेकर। तो ये इनको आदत ही है कि एरोड करना रूल्स को, प्रोविजंस को। तो एक तकद्दुस जो असेंबली का है वो असेंबली तक बहाल रहे तो बहुत अच्छा है। चलिए, मोहम्मद इकबाल त्रंबू जो कि पीडीपी के तर्जुमान हैं, वो भी डिबेट में है। त्रंबू साहब, इल्ज़ाम आप पर भी है, आपकी सरकार पर भी, क्योंकि आप भी सरकारों में रहे हैं, कि सीरियसनेस उन सरकारों के अंदर आपने क्यों नहीं दिखाई है? शराब पर पाबंदी उस वक्त क्यों नहीं लगी है? और जैसे एडवोकेट नीलोफर मसूद कह रहे हैं कि एक एक्साइज पॉलिसी उसके बरकस लाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सरकार के दौरान। आर्जी मुलाजमीन का मामला बताया जा रहा है कि उस वक्त भी था जब आपकी सरकार थी। और वैसे जब स्टेट लैंड की हम बात कर रहे हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में भी ये है कि उन लोगों को ज़मीन ज़रूर दी जाएगी जिनके पास मालिकाना हुकूक नहीं है ज़मीनों की। पर आप पे भी इल्ज़ाम ये है कि आपका भी दौर इख्तिदार रहा, पर जो चीज़ें आज आप कह रहे हैं ये उस वक्त भी आप कर सकते थे। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम पे मुझे। मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहता हूं कि 2002 में जब पीडीपी की हुकूमत आई और आज 2024-25 है, उस वक्त के हालात और आजकल के जो हालात है इसमें बहुत फर्क है। इसमें मुझे जाना नहीं है, आपको तो मालूम है।
उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस कश्मीर के लोग, टास्क फोर्स, इखवान, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, क्रैकडाउन, इससे जूझ रहे थे। एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था कश्मीर के लोगों को कि घर में सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो बच्चा बाहर जाता था, माँ बाप परेशान होते थे कि ये बच्चा वापस घर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे हालात थे। उस वक्त प्रायोरिटीज आपको भी मालूम है मुख्तलिफ थी। लोग जिन परेशानियों में उस वक्त मुब्तला थे, पहले उन परेशानियों का इजाला करना जरूरी था, जो हमारी गवर्नमेंट ने किया। हमने अपने दौरे हुकूमत में टास्क फोर्स, इखवान, क्रैकडाउन्स को इस हद तक कमी करवाई इन चीजों में कि लोगों को बहुत सालों के बाद एक राहत की सांस मिली। इसके अलावा भी जितने भी इन सालों में, जब हमारा दूसरा टाइम आया दौरे हुकूमत 2014, आपको मालूम होगा कि एक हिस्टोरिक फ्लड से ये कश्मीर गुजरा था, तबाही थी चारों तरफ। उस वक्त के मसले और आज के मसले, हमने उस वक्त उन मसलों को अटेंड किया जो उस वक्त हल करना जरूरी था, जो उस वक्त हमारे लोगों को सहूलियत पहुंचाते। आज उन चीजों पे अगर कहीं देखा जाए थोड़ा बहुत नुमाया कमी है, हालांकि हम आज भी मानते हैं कि दबाव और वो जो प्रेशर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आज भी बरकरार है, ऐसी बात नहीं है, आज भी वही माहौल है। लेकिन आज जो हमने देखा कि पिछले कई सालों से यहाँ मंशियात और अब उसके ऊपर शराब नोशी, अब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मसला बना है। 20 लाख नौजवान हमारे मुलवस हैं मंशियात में, शराब नोशी में। अब ये इसने ऐसी एक शक्ल इख्तियार की है कि एक मसला बन गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जहां तक मेरी बहन का ये कहना है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये तीनों मसले जो हैं, ये ना हमारी पार्टी के मसले हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के मसले हैं, ये मसले हैं अवाम के। सिर्फ इसलिए कि हमने ये बिलें पेश की, सिर्फ इसलिए कि हमने सरकार की तवज्जो इस तरफ लाई, ये हमें इल्जाम न करें हम पर कि हम पार्टीबाजी कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा ये बिलें असेंबली में मंजूर होती हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? हिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा कि दौरे हुकूमत एनसी के शराब पर बैन लगा, बेघरों को घर मिले और डेली वेजर्स रेगुलराइज हो गए। ये क्रेडिट तो इस सरकार को मिलेगा, ये क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद अगर कोई बात करेगा तो वो यही कहेगा कि एनसी गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में 65,000 लोग रेगुलराइज हो गए। जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी, यानी आपका ये कहना है कि पीडीपी इस पे सियासत नहीं कर रही है, बल्कि जो अवाम के मामलात हैं, इन मामलात को आज असेंबली के जरिए हल कराना चाहती है, चाहे क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिले, पर आप चाहते हैं ये वक्त है कि ये मामलात हल होने चाहिए। बिल्कुल यही हमारा मसला है कि ये इन्हीं को क्रेडिट मिले। और आज देखिए सबसे बड़ी बात, कितनी मेजॉरिटी है एनसी के पास। जब हमारा 2014 में सरकार थी, कोएलिशन सरकार थी, बीजेपी के साथ सरकार थी, इस वक्त लोगों ने एनसी को फुल मैंडेट दिया है। अगर थोड़ी संजीदगी हम सारे लोग इन चीजों पर दें तो कितने मसले हल हो सकते हैं। आपको याद होगा गवर्नर रिजीम में इन 5 सालों में जब एक मुहिम चली कि स्टेट लैंड से लोगों को निकाला गया, कितने गैर महफूज समझने लग गए कश्मीरी लोग, जिनको लगा कि हम 40-40 साल इन जमीनों पर थे, किसी हुकूमत ने हमको बेदखल नहीं किया, लेकिन गवर्नर इंतजामिया में उनको बेदखल करने की मुहिम चली। लिहाजा ये मजबूरी आज बनती है हमारी कि उनको तहफ्फुज दे जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, ताकि आइंदा कभी ऐसा मौका ना आए कि उनको बेदखल किया जाए। ये मजबूरी बनी है इस वक्त। चलिए जवाब भी सुनिए नीलोफर जी। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं। नीलोफर जी ये कह रहे हैं कि इसमें सियासत नहीं है, बल्कि इनके वक्त प्रायोरिटीज कुछ और थी। साल 2002 में हालात उस वक्त थे, टास्क फोर्स थी, बाकी वो प्रायोरिटीज थी। 2014 में सैलाब जैसी सूरत हाल थी। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली है, और ये कोई भी बिल असेंबली के अंदर पास करेंगे, क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सरकार को मिले, पर अवाम के हक में है ये चीजें। इस वजह से पीडीपी बात कर रही है, अपील कर रही है, सियासत नहीं कर रही है। देखिए
फारूकी साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अभी 2002 की बात कर रहे थे, शायद इनको मालूम नहीं है कि 2014 के बाद भी इनकी सरकार थी। जो 2014 में इलेक्शंस हुए उस वक्त ऑलमोस्ट जो इस बार बम्पर वोट्स पड़े, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, चाहे इनके हक में पड़े, चाहे बीजेपी के हक में पड़े या किसी के हक में, लेकिन टर्न आउट ऑलमोस्ट सेम था जो 2014 में भी था और जो प्रीवियस ईयर भी इलेक्शंस हो गए तो ऑलमोस्ट सेम था। 2014 में जो थी उस वक्त उस वक्त उमर साहब की हुकूमत थी, आपको अच्छी तरह मालूम है। वो हालात 2002 से 2014 तक जो पीरियड नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, आप उसमें देख लीजिए वो कितना ग्लोरियस पीरियड था। इतना ग्लोरियस था कि जब हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ी तब जाकर 62% हाईएस्ट वोट टर्न आउट हो गया और वही वोटर टर्न आउट लास्ट ईयर भी हो गया। तो ये दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस हद तक हालात ठीक किए हुए थे। कोई किलिंग्स नहीं हो रही थी सेंटर श्रीनगर में, चाहे वो आपका साउथ है या नॉर्थ है। फॉर 16 कंप्लीट ईयर देयर वाज हॉल्ट ऑन एनी किलिंग। बिल्कुल एक साइलेंट का माहौल था, कहीं बैंकर आपको नजर नहीं आ रहा था दूर दूर तक, सब कुछ बिल्कुल सेफ एंड अच्छा लग रहा था, महसूस हो रहा था लोगों को। और वही वजह था टर्न आउट 2014 में 62 से लेकर 65 के आसपास रहा। तो वो हालात अच्छे थे। हालात अच्छे जब थे उसके बाद 2017 की मैंने बात की, 2018 की मैंने बात की, ये हुकूमत में थे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि उस वक्त भी अवाम को असर पड़ रहा है। आज इनको अवाम की फिक्र पड़ी है क्योंकि ये हुकूमत नहीं कर रहे हैं, ये सियासत नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या 2014 के बाद अगर इन्होंने बैन लगाया होता, जो तादाद 2 लाख या जो अभी ये नंबर बता रहे थे, शायद वो तादाद वहां तक नहीं पहुंचती। वो वहीं पर इन्होंने कर्ब किया होता, वो इन्होंने किया नहीं। तो किन वजूहात से नहीं किया? और वो एरियाज जहां पर कोई लाइसेंस किसी को इशू भी नहीं हुआ था, इन्होंने रूल्स बनाए कि आप अंडर सर्व्ड एरियाज जहां पर लिकर बहुत कम सर्व हो रहा है या वो एरियाज जहां पर बिल्कुल सर्व ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप लाइसेंस दे दीजिए। तो मुझे बताइए, क्या ये अवाम के लिए अच्छा था उस वक्त और आज बुरा है? तो इनको ये सोचना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अवाम से माफी मांगनी चाहिए कि जो इन्होंने सड़कों पर लाइसेंस से बांटी। मैं सड़कों पर क्यों कह रही हूँ, जो डिस्टेंस स्कूल से एक लिकर शॉप तक होनी चाहिए, दे रिड्यूस्ड द डिस्टेंस, इन्होंने 100 मीटर कर दिया, तो डिस्टेंस इन्होंने कम कर दी। ये इन्होंने नहीं सोचा कि स्कूलों पर क्या असर पड़ेगा, रिलीजियस जगहों पर क्या असर पड़ेगा, हॉस्पिटलों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे ऐसे सेंसिटिव एरियाज में इन्होंने डिस्टेंस कम कर दी लिकर शॉप और उन हॉस्पिटलों के बीच में, स्कूलों के बीच में, मजहबी इदारों के बीच में। तो उस वक्त क्या ये अवाम दोस्त नहीं थे? और आज ये जाग गए कि अवाम दोस्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदार तंजीम है, ये एक तहरीक है, ये जानती है और ये अच्छी तरह ये फील करती है कि कहां हमारा जो नौजवान है आज चलिए एक चीज मैं जानना सरकारों की गलतियों की वजह से पहुंचा है। ये एक मुदब्बिर तंजीम है। कल जब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें हर किसी को मौका दिया जाएगा बोलने के लिए और जो आवाम के लिए होगा वो सामने आ जाएगा। कभी थोड़ा सियासत को छोड़ दीजिए, सियासत को बालातर रखिए। पीडीपी अगर इन्होंने इस पे सियासत की है, जैसे आपके ये कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, अब अवामी हक में है, अवामी मुफाद के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं, क्या मौजूदा नहीं एक चीज मैं जानना चाहूंगा, सवाल मेरा दूसरा तो और क्या है? बिल्कुल, मैं दूसरा चीज जानना चाहूंगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि ये तीनों जो बिलें जमा हुई है जेन्युइन है? देखिए, हम जेन्युइन है या अनजेन्युइन है वो तो डिसाइड कल असेंबली में हो जाएगा। हमने हमेशा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी वाहिद तंजीम है जिन्होंने ड्रग को लेकर एक कमेटी बनाई, एक व्हाइट पेपर इशू किया, एक फुल फ्लेजेड एक्सरसाइज की, इन्होंने तो नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो को पहले लाया जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने, और ये सब चीजें जिन पर आज बिलें आई हुई है ये पहले ही वहां पर मेंशन की हुई है। तो हम कहां उस चीज के खिलाफ है? हम तो खिलाफ नहीं है। हम क्या चाहेंगे कि हमारा व्हाइट पेपर जो सामने आया है आवाम के सामने, हम इससे डिफर करें? ये तो पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं आज 50,000 से ज्यादा जो सिरिंजेस हैं वो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि मगर जो अपोजिशन जमात है, कितने लड़की जो है बिल्कुल शिकार हो गई हैं, अपोजिशन जमात जो है हमारा बढ़ गया है। नीलोफर जी, जो अपोजिशन जमात है बीजेपी, उनके अपोजिशन लीडर ने कहा कि कोई भी बिल पास नहीं होगी। ऐसा सवाल ही नहीं है कि बीजेपी कोई बिल पास करने देगा। देखिए, हर किसी को अपना अपना रोल है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है।
वो जिसको जितना एहसास होगा अपनी जिम्मेदारी का, या जिसको जो विप अपनी पार्टी की तरफ से होगी वो उसी तरीके से चलेगा। अब उन्होंने बाहर क्या कहा, अंदर क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कयास कार्य जो अंदर कयास अंदर हम कुछ लगा रहे हैं अंदर, अभी अंदर कुछ और ही होने कभी वाला है। होगा। जी त्रंबू साहब बताइए। देखिए रूप साहब, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक इंडिया ब्लॉक को ले लीजिए आप। ये इंडिया ब्लॉक है क्या? ये इंडिया ब्लॉक इस मुल्क को बचाने के लिए है। हमने भी और हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने भी बार बार कहा है कि हम इंडिया ब्लॉक की आइडियोलॉजी के साथ हैं। और जब हम इंडिया ब्लॉक की आइडियोलॉजी के साथ हैं, उसका मतलब ये है जो बीजेपी ने इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में कवानीन की तब्दीली की है, अमेंडमेंट्स की है, जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा जुल्म हुआ है, हमें फौरी तौर पर ये इकदाम लेने हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना है। अब आपको मैं मिसाल दूंगा, जो असेंबली में एनसी ने एक रेजोल्यूशन पेश किया आर्टिकल 370 के। देखिए, हमने भी इलेक्शन इसी बात पे लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इलेक्शन इसी बात पे लड़ा। देखिए, हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 बोला, हमने भी बोला, और हम वादाबाद है ये भी, हम भी, क्योंकि ये दो पार्टियां जो हैं ये कहती आई हैं कि ये हमारी लड़ाई है, हमें 370 वापस लाना है। लेकिन यही जब रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया, जहां इनके रेजोल्यूशन में कोई कमजोरी थी, जहां इन्होंने 370 को मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली, तो हमने एक तरीके से मदद की है कि हमने इनको एक बैकिंग दी है। जिस तरह इनको की बैक जी जी गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा से कोशिश करेंगे। जी 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 इकबाल साहब। जी जी, तो जिस तरह लोगों ने इनको वोट दिए हैं, इनको हुकूमत में लाया है, और जिस तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर है, पीडीपी, जिसका मंशूर भी यही है कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, रेस्टोरेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और इन्होंने भी यही कहा है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम तो कदम कदम पर इनकी मदद कर रहे हैं। जहां इनको बोलने में दिक्कत आ रही है, जहां इनको लगता है कि हमारे ऊपर लिमिटेशंस है, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं कि आप विद अथॉरिटी बात कीजिए। आपके साथ लोग हैं, आपके साथ पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन ये उस मदद को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने आज 3 बातें की, इनके मैनिफेस्टो में भी रेगुलराइजेशन है। तो अगर हमने बात की, क्या ये मदद नहीं है एनसी को? क्या ये हमारा सपोर्ट नहीं है एनसी को? लेकिन ये सियासत कर रहे हैं कि नहीं, पीडीपी सियासत कर रही है। आपके मैनिफेस्टो में रेगुलराइजेशन है, हम भी इसी की बात कर रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए भी ये बात है, तो दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? इसमें डिबेट क्या है? जवाब देना चाहते हैं नीलोफर जी, जवाब दे। जी जी नीलोफर जी। मैं थोड़ा सा याद दहानी कराना चाहूंगी। यहाँ पर इन्होंने 3 बातें की। एक, इन्होंने इंडिया ब्लॉक की बात की, दूसरी इन्होंने स्पेशल स्टेटस को लेकर बात की, और तीसरी चीज 370 के बारे में उन्होंने कहा कि 370 शायद इनके कहने के मुताबिक स्पेशल स्टेटस में नहीं आता है। मैं इनको याद दिलाऊं, ये वही इंडिया ब्लॉक है, ये बना था बीजेपी को आउट रखने के लिए, और ये वही पीडीपी है जिन्होंने इस इंडिया ब्लॉक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जब उमर साहब का मैंडेट आ गया तो इन्होंने खुद से अपने जो इनके कैंडिडेट थे उसको फील्ड कर दिया। तो जो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ लड़ रहा था, तो वो ये कहता है कि हम उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, हम उस आइडियोलॉजी के साथ है। मुझे लगता है ये डिप्लोमेसी है, इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और लोग भी जानते हैं कि ये ब्लॉक इसलिए बनाया गया ताकि बीजेपी जो है ये हुकूमत मान ना आ जाए। तो ये तो खुद लड़े उसके खिलाफ, तो आज किस आइडियोलॉजी को ये मानते? अगर ये उस आइडियोलॉजी को मानते तो अपने जो कैंडिडेट है ये फील्ड नहीं करते उमर साहब के खिलाफ, और दूसरी जगहों पर भी ये फील्ड नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करेंगे दोबारा उनके साथ राब्ता करेंगे। जी 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 आप बताइए। जी हाँ, इन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात की, दोबारा कोशिश करें। जी जी इनको मालूम होना चाहिए, अगर ये उसके अगेंस्ट थे तो जो इनके बंदे बैठे हुए थे वहां पर अंदर असेंबली में, उनको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, उसको एंडोर्स नहीं करना चाहिए। रात को वो सोचते रहे, फिर दूसरे दिन आए, भाई ये फ्रॉड रेजोल्यूशन है जो पेश किया गया। अरे भाई, आप असेंबली में बैठे हुए हैं एज एमएलए, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने खिते को, और फिर आप ये कहते हैं कि एक फेक रेजोल्यूशन था।
तो मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। वीक और रेजोल्यूशन इस वजह से कहा गया था कि जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगी, 370 की फिक्र अगर इनको इतनी ज्यादा होती तो जिस वक्त उसके फेवर या अगेंस्ट में पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही थी, जो इनके दो अपने मेंबरान थे वो बाहर बैठे हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर इनको इतनी फिक्र थी कि हमें सपोर्ट करना है तो उनको अंदर आकर वोट डालना चाहिए था अगेंस्ट। हमारे 3 वोट तो अगेंस्ट गए कि अब्रोगेट नहीं होना चाहिए आर्टिकल 370, और ये बाहर बैठे। हम लॉ में ये कहते हैं कि अगर आप चुप बैठते हैं इसका मतलब है आप दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज दे हैव सपोर्टेड देम। तो आप आज ये कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस में 370 नहीं आता, 35A नहीं आता, फिर क्या आता है स्पेशल स्टेटस में, ये एक्सप्लेन करें यहाँ पर। जी फारूकी साहब, कहाँ बैठा, कौन बैठा पार्लियामेंट के अंदर? इनको पूछिए जब क्योंकि वो नहीं है। मैं सवाल इसलिए से कर रहा हूँ क्योंकि उनके साथ हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। कहाँ बैठे थे वो, तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं थे। दोबारा से तुर्मू साहब, मैं दोबारा से आप पे सवाल, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा, ये कह रही कि जब आर्टिकल को एब्रिकेट किया गया है तो पीडीपी के 2 मेंबरान जो थे वो पार्लियामेंट के अंदर थे, उन्होंने जो हमने वोट दिया था उन्होंने उसके बरक्स वोट दिया था, यानी ये कह रहे कि उन्होंने उस वक्त भी सपोर्ट नहीं किया सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का। या बाहर बैठे आपके मेंबरान बाहर बैठे, अंदर नहीं आए वोटिंग के वक्त। अब म्यूट है, आपका म्यूट है, ऑडियो म्यूट है। हम अपने टॉपिक से फिर डिविएट हो रहे हैं, इल्जाम तराशी। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ, उसी का जवाब दे रही हूँ। जो हुकूमत बनी है वो जवाब दे रही 70 के लिए लड़े। लोग चाहते हैं, हमने हुकूमत इसलिए चुनी है ताकि हम बीजेपी को बाहर कर सके, और लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक हमको चलना है। देखिए, कल की ही बात है, बीजेपी की पंच लाइन है, मैं नहीं मुखालफत करना चाहता हूं लेकिन अपनी बहन को समझाना चाहता हूं। पंच लाइन है बीजेपी की, सारे हिंदुस्तान में बीजेपी ने ये 370 बेचा कि हमने 370 एब्रिविएट किया और जम्मू कश्मीर की हालात ठीक हो गई। बीजेपी ने तमाम हिंदुस्तान में वोट बटोरे इस प्रोपेगेंडा पर, और कल इन्होंने उसी को एंडोर्स किया। हालांकि सच ये है कि एब्रोगेशन और हालात का आपस में कोई वास्ता नहीं है। मैनिफेस्टो को किया था, क्या जरूरत थी आपको उनके साथ उनके मैनिफेस्टो को एंडोर्स कर रहा है जम्मू कश्मीर में? आपने उनको यहाँ पर लाया और आप हमें कहते कि हमने एंडोर्स किया। क्या एंडोर्स किया हमने? देखिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमको पीडीपी की बात कर रहा हूँ, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा था। इंडिया ब्लॉक जिसमें कांग्रेस भी, वो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा था। क्या जरूरत थी आपको हाथ मिलाने की? तो हर कदम पर हम इनके साथ हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई हो, और हमारी हर बात जो है, न इसमें हमारी पार्टी का फायदा है, न इसमें हमारी पार्टी को उरूज मिलेगा। आप देखेंगे ये पीपल सेंट्रिक है। हमने बजट पे बात की, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर को पिछले 70 सालों में जितना नुकसान इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हुआ है और जितना नुकसान कनेक्टिविटी के हवाले से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर को माकूल कंपनसेशन दे। ये हम इनको ही हेल्प कर रहे हैं ताकि जब ये बात करे दिल्ली के साथ, वहां बात करे तो ये वक्त भी खत्म हो रहा है। तुर्मू साहब ये कह रही कि कुछ कह रही है, हेल्प कर रहे हैं आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को हेल्प कर रहे हैं। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनकी हेल्प की जरूरत नहीं है, यहाँ की आवाम को वक्त पर इनकी हेल्प की जरूरत थी। सरफेसी एक्ट इन्होंने लाया, जीएसटी इन्होंने लाया, 370 को कमजोर इन्होंने किया, और उसके हटने में भी इनका हाथ है क्योंकि इन्होंने बीजेपी यहाँ पर लाई। अब हम पर इल्जाम तराशी करेंगे या हमें ये कहेंगे कि हम आपका सपोर्ट करते हैं, इंडिया ब्लॉक की आइडियोलॉजी के खिलाफ ये लोग हैं। नहीं, आखिर में एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सब कुछ मुमकिन है? जो आपने मैनिफेस्टो में रखा है वो सब कुछ करना मुमकिन है? क्योंकि यूटी के अंदर, कल उमर साहब ने कहा कि यूटी के अंदर सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूटी के अंदर आपको वो पावर नहीं है, वो मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं, लोग भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सरकारें अभी चल रही है, आज की डेट में 2 सरकारें चल रही है। तो क्या यूटी के अंदर सब कुछ वो मैनिफेस्टो जो आपने बनाई वो मुमकिन है कि आप वो लोगों को दे सके कि जो वादे आपने किए हैं? देखिए फारूकी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जब पीडीपी सरकार में थी उस वक्त हम स्टेट थे,
तो बहुत से पावर्स जो यूटी के पास नहीं है वो इनके पास थे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एज ए यूटी और जो पुडुचेरी के पैटर्न पर हमारी यहाँ पर यूटी है वो बहुत ही कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दो राय नहीं है, ना ये डिस्प्यूटेड है। लेकिन जो मंसूबा हमने बनाया हुआ है, हम पर उम्मीद है आने वाले वक्त में स्टेटहुड है जो उसको रेस्टोर किया जाए, क्योंकि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया है, अमित शाह जी ने ये वादा किया है, जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए, हम पर उम्मीद है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक कल्चर आप समझ लीजिए, हमारे कल्चर में ऐसी चीजें आई हुई है जो स्टेट से जब स्विच हो गया यूटी तो काफी के जो मिजाज थे वो बदल गए हैं। इलेक्शन से पहले एम्पावर किया गया एलजी साहब को, आप खुद जानते हैं रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो ऑलरेडी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मैक्सिमम पावर्स दे दिए गए इलेक्शन से पहले, क्योंकि इनको खदशा था कि ये हुकूमत में या इनके एबीसी टीम्स जो है वो हुकूमत में नहीं आएंगे। वो जानते थे, मालूम थी उनको ग्राउंड सिचुएशन, वही वजह थे कि एलजी साहब को एम्पावर किया गया। तो ये जो वक्त है बहुत चैलेंजिंग है। ये डिबेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिबेट है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आखिर में त्रंबू साहब कुछ कहना चाहेंगे, मगर जल्दी से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। देखिए रूप साहब, मैं अपनी बहन को एक मिसाल दूंगा, बस मैं अपना डिबेट बंद करूंगा। उमर साहब ने 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया है लोगों के साथ। मुझे आप बताइए 200 यूनिट की कीमत होती है 500 रुपया या 600 रुपया अगर आप कन्वर्ट करें, तो इसमें मीटर लगाने की क्या जरूरत है? क्या हम ये 600 रुपया कल से लोगों को इफेक्ट नहीं दे सकते हैं तो लोगों को इतना आराम मिलेगा? इसमें इतना बड़ा स्टोरी बनाने की क्या जरूरत है? विल होनी चाहिए गवर्नमेंट को लोगों को हेल्प करने की। हो गया है, इसलिए आप हक नहीं रखते। बड़ा मौजू है, इस पे वक्त होना चाहिए, पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में वक्त देने के लिए, और त्रंबू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर के हवाले से कि असेंबली के अंदर पीडीपी ने 3 बिलें जमा की हैं, और उन्होंने अब पीडीपी सदर ने खतूत लिखे हैं, वज़ीर आला को उन्होंने खत लिखा है, सारी अपोजिशन जमातों को खत लिखा है कि वो हिमायत करे इन तीनों बिलों की, क्योंकि ये अवामी मफाद में ये बिलें हैं। पर क्या बीजेपी अपोजिशन में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन बिलों को कल असेंबली के अंदर टेबल करेगी? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं अवाम की इन पर नजरें हैं, अवाम के साथ जुड़े हैं ये मामलात, शराब पर पाबंदी और इसके साथ साथ जो आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली और मालिकाना हुकूक ज़मीन के। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को इल्ज़ाम लगा रही है कि अपने दौर इख्तियार में उन्होंने नहीं किया है, और अब उन्होंने आज ये सियासत की है। अब क्या टेबल ये बिल होंगी, ये बिल पास होंगी असेंबली के अंदर, ये वक्त ही फैसला करेगा। फिलहाल आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।